हमारी दुनिया में बहुत सारे देश मौजूद हैं और हर कोई किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा देश इस्लाम से जुड़े हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 53 देश जो इस्लाम देशों में गिने जाते हैं, जो एक समय में इस दुनिया में अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस रखते थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज लगातार गरीब बनती जा रही हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बगदाद क्यों न हो, अरब वर्ल्ड के 47 देशों में से 45 देश आज गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं और बाकी के 12 देश भी अपने तेल की वजह से ही सरवाइव कर पा रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं इसके पीछे इस्लाम धर्म का कोई रोल तो नहीं है? और आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे ज्यादा युद्ध भी इन्हीं इस्लामिक देशों में होते हैं? आज तक न जाने कितने देश युद्ध की वजह से तबाह हो चुके हैं और उनमें से ज्यादातर नाम इस्लामिक कंट्रीज के ही हैं। यही नहीं, इन्फेक्टस विषम की प्रभावित होने वाले देशों की लिस्ट को खंगालें तो सबसे ऊपर इस्लाम देश ही आते हैं। महंगाई और इन्फ्लेमेशन इस कदर है कि पाकिस्तान में जहां आटा 150 से 200 रुपए किलो मिलता है, वहीं सोमालिया जैसे देश में एक अंडे की कीमत 40 रुपए तक है। और ईरान में भी हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ब्रेड के पैकेट का कीमत 8,500 रियाल्स तक मिल रहा है। आखिर क्या वजह है इस्लामिक कंट्रीज के गरीबी की? क्यों ये देश आज भी गरीबी के हालत को झेल रहे हैं? और इसके पीछे कहीं न कहीं मजहब तो नहीं या फिर इनकी कट्टरपंथी सोच? क्या ये देश साइंस के खिलाफ हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये सब देखकर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब का मेन कारण टेररिज्म या वार है, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि टेररिज्म तो इस गहरी समस्या का सिर्फ एक सिस्टम है, उसका जड़ नहीं। लेकिन अगर आप एक हिंदू हो तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि रिलीजन ही इनकी गरीबी का मुख्य कारण है। तो आपका सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि इस्लामिक ही हैं जो हिंसा को सिखाते हैं, क्योंकि ISIS और अल-कायदा वाले उसी का हवाला देकर तो टेररिज्म फैलाते हैं। और ऐसे सोचने के पीछे नॉन मुस्लिम की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान भी मानेंगे कि इन्हीं के आतंकवाद की वजह से ही इस्लाम का इमेज आज खराब हो रहा है। लेकिन अगर इस्लाम धर्म ही खराब है तो ये इस्लाम 500 सालों तक एक इस्लाम गोल्ड कैसे चला और इतनी तेजी से कैसे फैला? दोस्तों, एक दौर ऐसा भी था जब मुस्लिम सभ्यता सबसे ज्यादा बुद्धिमान और आधुनिक सभ्यता रह चुकी है। उन इराक और ईरान की गलियों में जहां आज एक मुस्लिम बंदूक लेकर घूमता है, उस दौर में मुस्लिम किताबें लेकर घूमा करते थे। असल में 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इस्लामी एम्पायर वर्ल्ड के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, लेकिन उस वक्त इस्लाम आज के जितना ज्ञान का दुश्मन नहीं था। और यही वो दौर था जब बगदाद में हाउस ऑफ विजडम नाम की लाइब्रेरी बनाई गई थी। ये एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहां दुनिया के कोने कोने से सभी रिलीजन के प्रवक्ता को बुलाया जाता था और फिर उनकी नॉलेज को अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके उन पर रिसर्च किया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे एक दौर में भारत के विश्वविद्यालयों में किया जाता था। और अकबर भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। और इस गोल्डन एज के बाद से पूरे इस्लामिक फील्ड में क्रांति आ सकती थी, क्योंकि बगदाद पूरी दुनिया का नॉलेज हब बन चुका था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड सिस्टम चेंज की वजह से ये पूरा इलाका इस तरीके से पिछड़ गया कि आज वही बगदाद ISIS जैसे टेररिस्ट का हब बन चुका है। धर्म को तो बस यूज किया जा रहा है लीडर द्वारा अपने फायदे के लिए, और इसी में जवाब छिपा है कि आखिर इस्लामिक देश लगातार गरीबी की ओर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इसके रूट कोज को। लेकिन इसके रूट कोज को जानने से पहले आपको इसके 3 मेजर फैक्ट्स का पता होना चाहिए जो इसके जड़ को मजबूती से पकड़े हुए हैं, जिसे जानने के बाद आप आसानी से समझ पाओगे इस समस्या को। दोस्तों, पहला मेजर फैक्ट है वार, जो लगातार इस्लामिक कंट्रीज में चलता रहता है, जो कहीं न कहीं इस्लामिक वर्ल्ड के तबाही का कारण भी है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में केवल 2 इस्लामिक लीडर की वजह से ही
वार फैला हुआ है। इनमें से एक है सऊदी अरब और दूसरा ईरान। सऊदी सुन्नी इस्लाम का और ईरान शिया इस्लाम का प्रचारक है, इसीलिए उनमें सदियों से जंग छिड़ी हुई है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा यानी लीडर कौन बनेगा। यही नहीं, सऊदी और ईरान अपने अपने पॉलिटिकल प्रभाव को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसका उदाहरण हमें यमन में देखने को मिला, जहां वो लोग पूरे यमन को जंग का मैदान बना डाले थे, जहां 20 लाख लोग घर से बेघर हुए, लाखों लोग भूखमरी से मारे गए। यही नहीं, 85,000 बच्चों ने भूख से अपनी जान गंवा दिए थे। खाली यमन एक लौता ऐसा नहीं था, ऐसे बहुत सारे देश हुए जैसे कि लेबनान। यहाँ फूड सप्लाई चेन भी काट डाउन कर दी गई थी और लोग एक वक्त के खाने के लिए भी तरसने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ की 82% आबादी गरीबी का शिकार हो गई है। और आज सीरिया को ही देख लीजिए, जहाँ एक दो नहीं पूरे 12 सालों से लगातार युद्ध चल रहा है। लेकिन हमने पहले ही आपको बता दिया था कि वार इसकी मेन जड़ नहीं है, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार है डेमोक्रेसी, जो आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। क्योंकि दोस्तों, गरीबी से उठने के लिए जब जब इस्लामिक देशों ने लोकतंत्र की आवाज उठाई, उनका दमन किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जब भारत जैसे बड़े आबादी वाला देश भी लोकतंत्र को चला सकता है, तो इस्लामिक कंट्रीज ये काम क्यों नहीं करती, जबकि ये देश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही हमसे छोटे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी की कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर 2010 से, जब मोहम्मद बोजिम नाम के क्रांतिकारी ने गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने खड़े होकर खुद को आग लगाकर जलाकर मार डाला था, जो कि 26 साल के मोहम्मद का आत्महत्या करना इंडोनेशिया सरकार का पॉलिटिकल करप्शन और अत्याचार के विद्रोह में क्रांति बन गई थी, जो पूरे अरब वर्ल्ड की आंखें खोल दी थी। क्योंकि वो लोग सोचते थे कि उनके घर का कोई न मोहम्मद बन जाए। और यमन, सीरिया, इजिप्ट जैसे हर मुस्लिम देशों ने अपनी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे हर एक इस्लामिक देशों के प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे और ये जल्द ही एक बड़ा रिवॉल्यूशन बन गया, जिसे अरब स्प्रिंग नाम से जानते हैं, जिसमें लोगों की यही मांग थी कि उन्हें एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए जिसे वो खुद चुन सकें और उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले, जिसके कारण वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें। लेकिन ये मांग उन देशों की हालत और बिगाड़ दी थी और उन्हें अपनी कई सदियों वार में ही बितानी पड़ गई, क्योंकि जिनके पास हार्ड पावर थी वही रूलर्स बनते गए और खुद को तानाशाह में बदलते गए। दोस्तों, इस्लामिक में ठीक वैसे ही चल रहा जैसे चंगेज खान के जमाने में था, यानी जिसके पास पावर उसी के पास सत्ता रहती है। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट की, जिसने फाइनेंशियली इस्लामिक देशों को कमजोर कर डाला है, और वो है रिलीजन। क्योंकि रिलीजन एक जरिया होता है लोगों तक उनकी भलाई के कायदे और कानूनों को उनकी सहमति से लागू करना। रिलीजन का लक्ष्य ही होता है समाज की उन्नति और विकास। लेकिन रिलीजन के कई कायदे समय समय पर बदलते भी रहते हैं। जैसे आज की तारीख में क्या कोई हिंदू बोल सकता है कि मनुस्मृति का कायदा आज के समय में लाना चाहिए इंडिया में? नहीं, क्योंकि वो आज के माहौल के हिसाब से सूट ही नहीं करेगा। और इसीलिए बेहद जरूरी होता है रिलीजन में बदलाव, ताकि धर्म लोगों को जोड़े भी रखे और उनके साथ तरक्की का मार्ग भी दिखाए। लेकिन इस्लामिक देशों में ये राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम गोल्ड रेंज के बाद नहीं रहा। यहाँ आज भी वही कानून चलते हैं जो 8वीं सदी में चलते थे। दोस्तों, हर देश के ग्रोथ के 2 मेजर पिलर होते हैं, जिन्हें कहा जाता है बैंकिंग सिस्टम और वैज्ञानिक डेवलपमेंट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ है इन्हीं पिलर्स के खिलाफ है, क्योंकि आज के समय में भी इन देशों के पास बैंक जैसी सुविधाएं नहीं है, जबकि अकेले भारत में ही 91 से ज्यादा बैंक मौजूद हैं। इन देशों में बैंक न होने के पीछे जिम्मेदार है इनका शरिया कानून, जिसमें बताया गया है कि पैसों पर ब्याज लेना और देना दोनों ही गुनाह है, जबकि बैंक तो चलते ही ब्याज के भरोसे ही है। लेकिन शरिया की पाबंदी की वजह से इस्लामिक देशों में एक अलग ही प्रोसेस से बैंक चलते हैं। ये बैंक चलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग बेस्ड पर, यानी जब कोई कंपनी इन बैंकों से लोन लेती है तो अपनी कंपनी का कुछ % बैंक के नाम करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि यदि कंपनी को नुकसान होगा तो बैंक को भी नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी चक्कर में इनकी पूंजी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही है आज के समय में मुसलमानों को गरीबी की ओर ढकेलने के कारण। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।